आज हम शुरू करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड डीड्स। ठीक है, अब देखो स्टैट्यूट्स का अगर आप सबसे पहले मतलब देखो इंटरप्रिटेशन एंड देन यू हैव स्टैट्यूट्स कि जो भी स्टैट्यूट में यानी कि लॉ में जो भी लिखा है। स्टैट्यूट इज अ ब्रॉड वर्ड विच इंक्लूड्स योर ऑल लॉज एंड रेगुलेशन। आप एक्ट्स का बात करो, आप रूल्स का बात करो, आप रेगुलेशंस का बात करो, सो इट कवर्स एवरी सॉर्ट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। सो लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ एवरी सॉर्ट विल बी कवर्ड इन दिस। अब अगर आप इधर देखो तो यहाँ पे इस मटेरियल से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ये टैक्समैन का ही मटेरियल है। ठीक है, दिस इज फ्रॉम द टैक्समैन मटेरियल आई विल बी टीचिंग, तो इजी आपके लिए हो जाएगा ये पूरा। सो मैं क्रेडिट पूरा पब्लिशर को यहाँ पे दे देता हूँ। ये सी एस एग्जीक्यूटिव वालों के मटेरियल का है, बट द सेम कंटेंट इज देयर, सो इट विल बी अगेन हेल्पफुल फॉर यू ऑल। चलिए तो हम यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं और ओके एंड वी कैन स्टार्ट विद दिस। देखिए यहाँ पर आपको बताया हुआ है सबसे पहले व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैट्यूट्स, कितने तरह के स्टैट्यूट्स हैं। तो जैसे मैंने आपको स्टैट्यूट बताया, स्टैट्यूट मींस ऑल द टाइप्स ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। तो देखो एक जगह आपको मिलता है कोडिफाइंग। तो कोडिफाइंग बेसिकली वहां पर क्या होता है, इट इज कोडिफाइंग स्टैट्यूट्स के अंदर इट प्रेजेंट्स ऑर्डरली एंड अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ लीडिंग rules of law on a given subject, whether those rules are to be formed in the statute law or the common law। तो कोडिफाइंग स्टैट्यूट्स आपका रहेगा जहां पर बेसिकली कई जगह आपको ऐसा मिलता है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। कोड मतलब वो सारे लॉज को सबमर्ज करके एक सिंगल लॉ बन जाता है, तो ये बन जाता है आपका कोडिफाइंग स्टैट्यूट्स। दूसरा आपके पास रहता है जिसको हम बोलते हैं डेक्लेरेटली स्टैट्यूट्स। सो डेक्लेरेटरी स्टैट्यूट्स बेसिकली क्या करता है, ये एग्जिस्टिंग लॉ को उसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं करता, राइट। इट डज नॉट प्रोफेस टू मेक एनी ऑल्टरेशन इन द एग्जिस्टिंग लॉ, बट ये खाली क्या करता है, सिर्फ मेरा डिक्लेरेशन करता है और एक्सप्लेन करता है कि ये लॉ है। फिर आता है आपके पास रेमेडियल स्टैट्यूट्स। तो रेमेडियल स्टैट्यूट्स बेसिकली आपके पास आते हैं जब आपके कॉमन लॉ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आता है, उस कॉमन लॉ को वो ऑल्टर करता है और रेमेडी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। फिर आपके पास आता है अमेंडिंग स्टैट्यूट्स। तो अमेंडिंग स्टैट्यूट्स मतलब जो अमेंडमेंट्स आपके पास आते हैं वो वाले। सो जो ओरिजिनल लॉ पास किया गया है उसके अंदर हम चेंजेस लेकर आते हैं। अब ये चेंजेस हम क्यों लाते हैं, बिकॉज वी वांट टू गेट इम्प्रूवमेंट इन दिस। तो ये आपके पास पॉइंट मिलता है। फिर आता है कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स। सो कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स इज बेसिकली द होल body of the statutory law on a subject in a complete form repeating the former statutes। तो पुराने को बेसिकली जो जो भी पुराने वाले सारे स्टैट्यूट्स हैं उन सबको क्लब करके यहाँ पे कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स आपका आता है। एक आता है इनेबलिंग स्टैट्यूट्स। इनेबलिंग स्टैट्यूट्स बेसिकली आपको यहाँ पर क्या करता है, किसी चीज को लॉफुल देखो इनेबलिंग मतलब इट्स एन इनेबलिंग प्रोविजन, मतलब ये काम करने के लिए आपको अलाउ करता है। दिस प्रोविजन पर्टिकुलर लॉ इंश्योर्स कि आप ये काम कर सको, तो वो हो गया इनेबलिंग प्रोविजन विच अदरवाइज वुड हैव नॉट हैव बीन लॉफुल। तो कोई एक ऐसा चीज सपोज करो इंडिया में बोलते हैं कि कोकेन इज अलाउड टू बी कंज्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, इनेबलिंग स्टैट्यूट हो जाएगा, क्योंकि अभी वो क्या है, इट इज नॉट अलाउड, इट इज लॉफुल। सेम वे आपके पास डिसेबलिंग स्टैट्यूट्स आता है जिसमें आपके जो पावर्स होते हैं, राइट्स होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, कट डाउन कर दिया जाता है। जैसे कि हमने देखा था कोविड लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस जब लगे थे तो आपको बाहर निकलना अलाउड नहीं था। फिर आपके पास आता है पीनल स्टैट्यूट्स। तो पीनल स्टैट्यूट्स इज व्हेन दे इम्पोज पेनल्टी या फिर वो फोरफीट करते, तो ये पीनल प्रोविजंस आपके पास आते हैं अगर आप किसी चीज को फुलफिल नहीं करो तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैट्यूट्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर देखो यहाँ पर जैसे आपके मॉड्यूल के अंदर अलग अलग तरह के रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन दिए हुए, ठीक है। प्राइमरी रूल, सेकेंडरी रूल, फिर आपके पास इंटरनल एड, एक्सटर्नल एड है। और इसी के अंदर अगर आप आगे जाकर देखोगे, ये सब पार्ट हम बाद में कवर करेंगे। मेन जो पहले मुद्दे का टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपके पास आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इन सब में से किसी एक के ऊपर एग्जाम में आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, प्राइमरी रूल्स, सेकेंडरी रूल्स। तो अब हम एक एक करके सारे कंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे फ्रॉम हियर टिल हियर, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन या व्हाट इज द लिटरल इंटरप्रिटेशन, ये वाले का बात करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो प्राइमरी रूल, लिटरल रूल। तो लिटरल मतलब किसी बात का लिटरल मीनिंग ले लेना। जैसे आप देखो कई बार हम जैसे बोलते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाना, तुम्हारे से बात करना यानी कि भैंस के आगे बीन बजाना। तो अगर कोई इसका लिटरल मीनिंग लेगा तो लिटरल मीनिंग क्या लेगा, अरे यार भैंस के आगे कौन बीन बजाता है। तो हम कैसे बोलते हैं, अरे भाई लिटरल मीनिंग मत ले यार। आया आपको समझ में, हम ऐसे इस तरह से बोलते हैं ना कि जो बोला है स्ट्रेट स्ट्रेट उसको ऐसे मत ले। देखो आज सुबह जैसे मैं आपको बताता हूँ, अनफॉर्चुनेटली आज सुबह मैंने मेरी वाइफ को एक सेंटेंस बोला कि ये नो इवन मैं भी चाहता हूँ कि ये समथिंग रूटीन से रिलेटेड, दिन भर की रूटीन से रिलेटेड कुछ करके बात हो रहा था। तो मैंने इस तरह से बोला, मैं भी चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन वगैरह रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो और मैं घर से बाहर जा सकूं, राइट। बट अगेन इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि मैं परेशान हो गया हूँ अपनी वाइफ से और मैं बाहर जाना चाहता हूँ। बट मैंने उसको बताया कि नो आई डिडंट मीन दैट वे, कि मैं तेरे से परेशान हो कैसे बाहर जाना चाहता हूँ। आई मेंट दैट बेसिकली आई हैव अ प्रॉपर रूटीन। पहले जब लॉकडाउन नहीं था, बिफोर मार्च 2021 20, तो एक प्रॉपर रूटीन होता था कि मॉर्निंग आप सुबह उठ के ऑफिस जा रहे हो, शाम को आप घर, सो एवरीथिंग को आप एक आपके लेक्चर्स का टाइमिंग फिक्स है। अभी सब कुछ घर से हो रहा है तो एक आपका डिसिप्लिन्ड अप्रोच नहीं रहता है। तो इमीडिएटली जैसे मैंने ये स्टेटमेंट बोला कि मैं घर से बाहर जाना चाहता हूँ, तो आई इमीडिएटली करेक्टेड कि लिटरल मीनिंग मत ले लेना। लिटरल मीनिंग मतलब जो बोला है बिल्कुल वैसा का वैसा मत उठा लेना। तो लॉ का जो पहला रूल है वो क्या है, वो यही है कि जब लॉ को आप रीड करो तो कैसे रीड करो, जो लिखा है बिल्कुल वैसा का वैसा। आया आपको समझ में गाइस, ये पॉइंट आया समझ में। व्हाट इज द प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन और व्हाट इज द लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। द लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा का वैसा उसको आप इंटरप्रेट करो। आप बताओ, इज दिस क्लियर गाइस, इज दिस क्लियर। अब जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे किसी को इस तरह से बोलूं, अबे पागल है क्या, गधा है क्या तू। तो अब यहाँ पर गधा है क्या, डोंट टेक इट इन अ लिटरल वे कि गधा है क्या मैंने बोला है। सो दैट्स अ बेसिकली स्लैंग आई एम यूजिंग दैट, यू नो, अरे डोंट बी सो डम, ये ऐसा नहीं ऐसे होता है। तो लिटरल मीनिंग क्या रहता है कि जैसा लिखा है वैसा। तो व्हाट विल यू से, सर जैसा बोला आप बिल्कुल वैसा ही तो समझेंगे ना। हमें क्या पता कि आप सर गधा अगर बोल रहे हो तो यू मीन दैट इट मीन्स डम्ब। आप तो गधा बोल रहे हो तो सर अब वो तो ऑफेंसिव भी हम लोग फील करेंगे ना, जैसा आपने बोला है वैसा। लिटरल इंटरप्रिटेशन गाइस, ये पॉइंट आया समझ में। तो उसको आप कोई इधर उधर से तरोड़ मरोड़ के मीनिंग मत देना, उसको एक्सटेंड मत करना, उस मीनिंग के अंदर कुछ चीजों को कट शॉर्ट मत करना। सो इन कंस्ट्रूइंग अ स्टैट्यूट, ओके, द कार्डिनल रूल टू कंस्ट्रू इट्स प्रोविजन, कंस्ट्रू मतलब उसको उसका कंस्ट्रक्शन वहां पे करना, इज कि आप उसको क्या करो, लिटरली उठाओ, ठीक है, एंड ग्रामेटिकली उस गिविंग द मीनिंग टू देयर ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग, जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा। इसीलिए इसको बोलते हैं प्लेन प्लेन मीनिंग रूल भी, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस यहाँ पर जैसे बताया हुआ है, इट हैज टू बी टेकन इन द नेचुरल, ऑर्डिनरी और द पॉपुलर और ग्रामेटिकल मीनिंग, अनलेस, देखो ये अनलेस वर्ड आपको हमेशा मिलेगा, unless such a construction leads to absurdity। तो अगर आपके किसी इंटरप्रिटेशन की वजह से क्या सिनेरियो हो जाता है कि बेसिकली इट लीड्स टू एब्सर्डिटी। अब एब्सर्डिटी का क्या मतलब होता है कि वो हाउ डू आई एक्सप्लेन, एब्सर्डिटी का मतलब यहाँ पे कि वाहियात अगर मीनिंग हो जाए कि मतलब अजीब सा ही, ऐसा थोड़ी ना होता है वो, अगर वाहियात सा मीनिंग हो जाए तो फिर आपको यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि मतलब फिर लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन हम नहीं बोल, हम वहां पर वर्कआउट नहीं करेंगे। देखो जैसे एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, उसमें कैसे बताया, जैसे कि हाइपोथेटिकल नहीं, एब्सर्डिटी का मतलब होता है कि मतलब अब जैसे मैंने आपको बताया, तुम्हारे आगे बात करना मतलब जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। अब भैंस के आगे बीन बजाना अगर आप लिटरल मीनिंग उठा लोगे तो एब्सर्डिटी होगा ना कि सर भैंस के आगे कौन बीन बजाता है। आया आपको समझ में।
पॉइंट आया समझ में? अगर मैं लिटरल मीनिंग ले लूं, नहीं, अच्छा चलो और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल ऑफ द लिटरल इंटरप्रिटेशन. मेक्स नो सेंस. एग्जैक्टली, एब्सर्डिटी का मतलब होता है व्हेन इट डज नॉट मेक एनी सेंस. जैसे गिव मी 1 मिनट, लेट मी मेक वन एग्जांपल. वो फ्रेम तो कर रहा हूं बट गिव मी 1 मिनट, लेट मी जस्ट गिव यू एग्जाम्पल जो आपको लिटरल मीनिंग का पॉइंट यहाँ पे बता देगा. जैसे ओके, while driving a two wheeler while driving a two wheeler vehicle you should wear helmet. ठीक है, ये रूल है. while driving a two wheeler vehicle you should wear helmet. ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर आप साइकिल चला रहे हो तो क्या आपको हेलमेट पहनना जरूरी है? आंसर इज नो. लेकिन अगर आपने लिटरल मीनिंग ले लिया कि नहीं देखो साइकिल भी तो टू व्हीलर है, तो आपको हेलमेट पहनना जरूरी है, ये क्या हो जाएगा? दिस विल रिजल्ट इन एब्सर्डिटी. आया समझ में? आया. और एक एग्जांपल देता हूं. सपोज करो आपको ऐसे बोलते हैं कि टू व्हीलर का पार्किंग है 50 रुपीज एंड फोर व्हीलर व्हीकल का पार्किंग है 200 रुपीज. नाउ फोर व्हीलर का जनरली मतलब क्या होगा? कार, है कि नहीं? अब देखो कई बार आपने देखा टू व्हीलर में फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए कई बार रहता है, या कई बार सीनियर सिटीजन्स और के लिए भी रहता है. ये जैसे वो बाइक है, इसके साइड में भी दो पहिए लगा देते हैं, देखा आपने? अब मुझे बताओ इसको पार्क करने का आप क्या चार्ज लोगे? 200 रुपया या 50 रुपया? 50 रुपया ओनली, करेक्ट. अब अगर आप बोलो कि नहीं ये तो फोर व्हीलर है, तो आप क्या बोलोगे? लिटरल इंटरप्रिटेशन मत लो यार इसका. आया समझ में? अच्छा, एक और रूल है दैट अगर आप फोर व्हीलर ड्राइव करो तो आपको सीट बेल्ट लगा के रखना है कि नहीं? अब कोई अगर ये वाला टू व्हीलर चला रहा है, ये एक्टिवा चला रहा है जिसमें साइड में दो पहिए लगे, पुलिस वाला उसको रोकता है और बोलता है आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगा के रखा? अब आया आपको समझ में? लिटरल मीनिंग समझ में आया? तो फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल वो आपको बोलता है कि आप लिटरली इंटरप्रेट करो, जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा का वैसा आप उसको इंटरप्रेट करो. अनटिल अनलेस लॉ में आपको कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाए जो बेसिकली यहां पर क्या करे, यहां पे एब्सर्डिटी क्रिएट कर दे. इफ इट रिजल्ट्स इन एब्सर्डिटी देन इन दैट केस आप लिटरल इंटरप्रिटेशन को फॉलो नहीं करोगे. सी इट गोज लाइक दिस. सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे? आप लिटरल कंस्ट्रक्शन को जाओगे. अगर लिटरल कंस्ट्रक्शन आपका वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है, अगर लिटरल कंस्ट्रक्शन आपका वर्कआउट नहीं करेगा तो फिर आप जाओगे गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. ठीक है, तो वो अलग अलग तरह से आता है, लेकिन सबसे पहला रूल आपके लिए क्या है? सबसे पहला रूल आपके लिए है रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन. आया आपको समझ में? So the objective, natural, ordinary, popular are used interchangeably, right? They mean the grammatical or literal meaning except when there are technical words. तो यहाँ पर ये देखो, ये पॉइंट को देखो. Every word in the law should be given meaning so as no unnecessary word is used. ये आ गया समझ में? Some of the other basic rules of literal interpretation.
तो जो मैं आप लोगों को कई बार एक पॉइंट बताता हूँ, दैट सबसे पहला रूल क्या है, लॉ कैन नाइदर बी एक्सटेंडेड nor it can be curtailed. Law can neither be extended nor it can be curtailed. तो आप unnecessarily वहां पर मीनिंग एक्सटेंड मत कर दो. जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, वहां पर अगर वर्ड यूज किया है शेयर, तो इसका क्या मतलब है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या दोनों, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या दोनों. अब आप यहाँ पे अगर बोलोगे नहीं सर ओनली इक्विटी, तो भी गलत हो जाएगा. आप बोलोगे सर प्रेफरेंस को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो भी गलत हो जाएगा. आप यहाँ पर क्या बोलोगे, सर बोथ. क्यों, लिटरल मीनिंग आपको उठाना है. आया. बाईबैक और में आपने देखा था, पेड अप शेयर कैपिटल, फिर नीचे एक्सप्लेनेशन आता है जहां पर बोलता है नो शेयर कैपिटल वुड मीन ओनली इक्विटी. तो अगर वो एक्सप्लेनेशन नहीं हो, तो फिर शेयर कैपिटल मतलब आप उसमें इक्विटी प्रेफरेंस दोनों को लोगे. वाई, बिकॉज ऑफ द rule of literal interpretation, right? So one should not presume any omission, and if a word is not there in the statute, it should not be given any meaning. तो जो मैंने आपको पॉइंट यहाँ पर दिया, law can neither be extended nor it can be curtailed. आप बताओ, is this clear? Right? If there is nothing to modify, alter or qualify the language which the statute contains, it must be construed in the ordinary and natural meaning of the words and sentences. Nothing should be added or to be taken from the statute unless there is an adequate grounds to justify the interference. Okay, is this clear? Is this clear? Okay, चलिए अब आगे देखिए. यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स दिए हुए, ये आप अपने हिसाब से अगर रीड करना चाहो तो आप इसको रीड कर लेना. नेक्स्ट आता है आपके पास जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. अब गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है, देखो, जब लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन वर्क नहीं करे, तो हम किसके ऊपर जाएंगे, हम जाएंगे तब गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. सो द गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज बेसिकली व्हाट, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन. और वो यहाँ पर क्या बताते हैं, इट सेज दैट ऑर्डिनरीली द कोर्ट मस्ट फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर from the words which are used in the statutes by giving them their natural meaning. But if this results in absurdity or repugnance or inconvenience or hardship or injustice or evasion, the court must modify the meaning to such an extent and no further as would prevent such consequence. इसका क्या मतलब हो गया कि अगर कुछ एब्सर्डिटी वगैरह यहाँ पे आने लग जाए, तो फिर उस वर्ड को आप क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे और आप उसके हिसाब से उसको इंटरप्रेट करोगे, जिससे कि बेसिकली क्या हो, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए. सो ऑन द फेस ऑफ इट, दिस रूल सॉल्व्स ऑल द प्रॉब्लम एंड इज देयरफॉर नोन एज द गोल्डन रूल. गाइस क्लियर? तो जहां लिटरल इंटरप्रिटेशन वर्क नहीं करेगा, वहां पर आप मॉडिफाइंग मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन को फॉलो करोगे या फिर गोल्डन रूल को फॉलो करो, गोल्डन रूल को फॉलो करोगे. ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? राइट इसमें देखो, ये एक एग्जाम्पल है, ये बहुत सही है. इसमें आपको क्या बताया है, देखो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है. सपोज आपको ऐसे बोला है, सपोज यू आर ड्राइविंग अ कार, ठीक है, और आप सलमान खान स्टाइल में ये गाड़ी को फुटपाथ पे ले जाते हो और किसी आदमी को हिट कर देते हो. अब कानून आपको बोलता है कि अगर आपसे इस तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, तो आपको यू शुड स्टॉप. ओके, यू शुड स्टॉप. आया समझ में गाइस? ये समझ में, रूल समझ में. इफ यू आर ड्राइविंग अ कार, आपने किसी को हिट किया, तो यू शुड स्टॉप. और इफ देयर इज एन एक्सीडेंट, आपने अपनी गाड़ी से किसी और दूसरी गाड़ी को हिट कर दिया, सो यू शुड स्टॉप. अब आप रुके, आप रुके, आप 2 मिनट के लिए रुके,
और उसके बाद वापस से चलते बने। मुझे बताओ, अगर आपने लिटरल इंटरप्रिटेशन लिया कि देखो रुकने को बोला तो मैं तो 2 मिनट रुका और उसके बाद में मैं चला गया, तो यहां पर कौन सा रूल लगेगा? गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। मतलब यहाँ पर स्टॉप का मतलब सिंपली स्टॉप करना नहीं होगा कि आप फॉर नेम से रुके और चले गए। यहाँ पर मतलब होगा कि आपको रुक के वहां पर चेक करना है कि किसी को इंजरी जिससे भी, मैं ये नहीं बोल रहा आपने इंटेंशनली गाड़ी उसको ठोका, एक्सीडेंटली भी ऐसा हो सकता है, पर आप यहाँ पर क्या करोगे, यू विल गो एंड यू विल सी that whether the person is doing good or the person is fine or not accordingly। आया आपको समझ में ये वाला? गाइस ये पॉइंट आया समझ में? ये देखो, इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड स्टॉप ये यहाँ पर दिया हुआ था। इसमें बोला कि अ ड्राइवर causing an accident shall stop after the accident। In this case, a driver stopped for a moment after causing the accident and then moved away। So applying the golden rule, the court held that the section has not been fulfilled by the driver as he had not stopped for the reasonable period required interested person to make necessary inquiry about him about from him about the accident। आया आपको समझ में? यश अब आपको क्लियर हुआ? यश का डाउट था ना ये वाला जो इनिशियल में नहीं समझा था। रौनक, रौनक अभी क्लियर हुआ? ये वाला पार्ट अभी क्लियर हुआ, राइट? तो लिटरल इंटरप्रिटेशन अगर आपने लिया तो रुकने को बोला तो रुक गए ना, तो कितने, ये तो आपने बोला ही नहीं कितनी देर रुकना है, तो अगर 1 सेकंड के लिए भी मैं रुका तो वो रुकना माना जाएगा, बट यहाँ पर लॉ बोलता है ऐसा नहीं होगा। आप बताइए, इज दिस क्लियर? फिर नेक्स्ट आपके पास आता है जिसको बोलते हैं मिसचिफ रूल। मिसचिफ रूल को हिडन रूल भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको एक और नाम से बोला जाता है पर्पसिव रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। सी आप यहाँ पे देखो, अलग अलग नाम आपको यहाँ पर मिलते जाएंगे, ठीक है। ये देखो आपको अलग अलग नाम यहाँ पर मिलते जाएंगे, ठीक है। अभी जैसे रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हम ये सब करेंगे। आप देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए मिसचिफ रूल या हिडन्स रूल या आ जाए पर्पसिव रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो आपका मीनिंग यहाँ पर क्या रहेगा? सेम। देखो इन दो से तो आपको पता नहीं चलता, मतलब हिडन से तो पता नहीं चलेगा, बट इन दोनों से आपको वर्ड का मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एक है पर्पसिव रूल। पर्पसिव रूल मतलब आप लॉ को कैसे इंटरप्रेट करोगे? आप इंटरप्रेट करोगे कि भाई ये लॉ लाने का पर्पस क्या था, उस ऑब्जेक्टिव से, उस माइंडसेट से आप लॉ को इंटरप्रेट करोगे। अगर आप मिसचीफ रूल का बात करो, देखो दोनों एक ही बात है, बट मिसचीफ रूल से अगर आप लिंक करो तो आपको ये हो जाएगा कि देखो मैंने आपको क्या बताया था, हाउ इज अ लॉ मेड, देयर इज अ फ्लॉ, दिस फ्लॉ हैज टू बी टैप्ड, करेक्ट, so you have a law, then this law will again have some flaw, this flaw has to be tapped, and then again you will have some amendment in the law। ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, करेक्ट। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो यहाँ पर फ्लॉ रहा होगा आपके लॉ में, करेक्ट, उसको टैप करने के लिए आया होगा। तो ये वाला इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है, मिसचीफ रूल क्या बोलता है, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज द पर्पस। अरे समझा, ये लॉ लाने का पर्पस क्या था? ओके गाइस, इज दिस क्लियर? गाइस इज दिस क्लियर? अभी हम इसको अंदर पढ़ेंगे, बट ये पॉइंट समझ में आया कि ये लॉ लाने का क्या रीजन था, क्यों ये लॉ को लेकर आए, ठीक है। आप उस पर्पस को देखो, उस मिसचीफ को टैप करने के लिए कोशिश करो। तो अब लॉ का इंटरप्रिटेशन जब आप करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये इसी को तो बंद करने के लिए आया था, तो ऐसा लॉ आपको नहीं लेना। तो आप यहाँ पे देखिए, द मिसचीफ रूल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन इज द oldest of the rules। Mischief rule is the rule of statutory interpretation that attempts to determine the legislator's intention। Its main aim to determine the mischief and detect or basically defect the statute, कि लॉ में क्या ऐसा डिफेक्ट था जिसको टैप करने के लिए
ये लॉ को लाया गया था। तो उसको आप ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इंटरप्रिटेशन करोगे। द मिस्चीफ रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द हेडन केस, इसीलिए इसको हेडन रूल बोला जाता है। और आप ये देखो 1584 के अंदर, राइट, इट वॉज हेल्ड दैट मिस्चीफ रूल शुड only be applied where there is ambiguity in the statute. ये पॉइंट आप ध्यान रखना। mischief rule should only be applied where there is a ambiguity. What do you mean by ambiguity? ambiguity का क्या मतलब होता है? The mischief rule should be applied only when there is a ambiguity. ambiguity का क्या मतलब होता है? ambiguity का क्या मतलब होता है? ambiguous, एक इंसान ambiguous है, मतलब क्या होगा इसका मतलब? कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजन, करेक्ट। सलोनी ने यहाँ पे लिखा है कंफ्यूजन। तो जब एक वर्ड के एक ही मीनिंग निकल के आ रहे हैं, तब तो यहाँ पर मिस्चीफ रूल आपका लगेगा ही नहीं। बट एक लॉ, एक वर्ड का या एक पूरे उस प्रोविजन का मल्टीपल मीनिंग निकल के आता है, तो उस मिस्चीफ को टैप करने के लिए यहाँ पर आएगा। आप बताओ, इज दिस क्लियर? ये मिस्चीफ को टैप करने के लिए ये रूल लेकर आया गया था। सो अंडर द मिस्चीफ रूल द कोर्ट्स रोल इज टू सप्रेस, ये दिख रहा है, द कोर्ट्स रोल इज टू सप्रेस द मिस्चीफ एंड एडवांस द रेमेडी। देखो मैं जो जो पॉइंट्स यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ये आप अपने नोट्स के अंदर डेफिनेटली रखना, या इसको आप अपने अपने आंसर के अंदर इंक्लूड करके रखना। सो अंडर दिस रूल द कोर्ट्स रोल इज टू सप्रेस द मिस्चीफ एंड एडवांस द रेमेडी। The courts, while applying the principle, tries to find out the real intention behind the enactment. ये देखो मैंने आपको जो बताया था purposive rule, ये पता करने की कोशिश करो कि ये रूल क्यों बना था। And this rule thus assists the court in identifying the proper construction of a statutory wording according to the original intention of the legislatures. और ये कब लगता है, ये देखो, when it is not clear whether the act falls within what is prohibited by a particular piece of legislation, the judges can apply the mischief rule, और वहां पर आपको अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वर्कआउट होगा। आप बोलो, क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ? देखो एक एग्जाम्पल इसमें मैं आपको देता हूं। देखो एक एग्जाम्पल आपको अगर मैं इसके लिए दूं, तो आप देखो यहाँ पे लेट्स प्रिज्यूम कंपनीज एक्ट के अंदर कोई प्रोविजन है, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंदर कोई प्रोविजन है, और उस प्रोविजन में वहां पर बोला जा रहा है कि आप जो लॉ बनाओगे, ठीक है, या जो कुछ भी रहेगा, देयर शुड बी सम प्रूफ ऑफ डिलीवरी, ठीक है, देयर शुड बी सम प्रूफ ऑफ डिलीवरी। अब आप मुझे बताओ प्रूफ ऑफ डिलीवरी का क्या मतलब होगा? प्रूफ ऑफ डिलीवरी का क्या मतलब होगा? देखो अगर सपोज करो मैं कहीं पर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज रहा हूँ, अगर मैं रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज रहा हूँ तो प्रूफ ऑफ डिलीवरी है? अरे हाँ या ना? अगर मैं रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज रहा हूँ तो प्रूफ ऑफ डिलीवरी है। अच्छा, अगर मैं रजिस्टर्ड कोरियर के थ्रू भेज रहा हूँ तो भी प्रूफ ऑफ डिलीवरी है। अच्छा, अगर मैं ईमेल के थ्रू भेज रहा हूँ तो भी प्रूफ ऑफ डिलीवरी है, क्योंकि डेट टाइम और सब आता है। पर सपोज करो मैं किसी इंसान के थ्रू, मैं ए के थ्रू एक लेटर भिजवाता हूँ बी को, और मैं बोलता हूँ ए सबूत है कि देयर इज प्रूफ ऑफ डिलीवरी, तो क्या ये चलेगा? क्या ये चलेगा? वाई नो? वाई नो? प्रूफ ऑफ डिलीवरी है ना, ए इज द प्रूफ ऑफ डिलीवरी। ए बोल रहा है कि मैं इस समय, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि 11:45 AM
ठीक है, तारीख था 14 सितंबर 2021, मैं ये डिलीवर करके आया था। ये इस बात को एफिडेविट में लिख के दे देता है। क्या ये प्रूफ ऑफ डिलीवरी में माना जाएगा? क्या ये प्रूफ ऑफ डिलीवरी में माना जाएगा? लॉ बोलता है नोटिस हैज टू बी सेंट एंड देयर शुड बी सम प्रूफ ऑफ डिलीवरी। क्या ये प्रूफ ऑफ डिलीवरी में माना जाएगा? क्या ये प्रूफ ऑफ डिलीवरी में माना जाएगा? आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो। क्यों? क्योंकि लॉ मेकर का इंटेंशन ही क्या था कि इस तरीके से कोई प्रूफ रहे, ना कि ये वाला। अब ऐसे तो मैं किसी को भी यहाँ पे खड़ा कर दूं, कोई भी यहाँ पर एफिडेविट बना के दे देगा कि हाँ मैं डिलीवरी किया। अब कौन कहाँ इन्वेस्टिगेट कर पाएगा और कितनों को आप इन्वेस्टिगेट करोगे? सपोज करो अगर धवल ऐसा बोल दे कि देखो मैंने आनंद सर को 1 लाख रुपया दिया था, कैश में दिया था, और मैं भी अग्री कर जाता हूँ हाँ धवल ने मुझे 1 लाख रुपया दिया था, तो आप मुझे बताओ, इट विल बी सो इम्पॉसिबल फॉर एनी वन टू प्रूव कि धवल ने वो 1 लाख रुपया मुझे नहीं दिया। हाँ, अनटिल अनलेस आप हमें फर्स्ट टाइम इंटेरोगेट करो और दोनों अलग अलग रूम में इंटेरोगेट करो, तो बात अलग है, जैसे वो बॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं। बट अदरवाइज अगर हम प्री डिसाइड कर ले कि देखो अगर धवल आपसे कोई पूछे तो बोल देना 11:45 पे 14 सितंबर को आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे। मेरे से भी कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा यही दिए थे। कौन से नोट दिए थे हमने ये भी डिसाइड कर लिया, 2,000 रुपए के 50 नोट आपने मुझे दिए थे। ठीक है, कहाँ पर दिए थे? बोला ट्रैफिक सिग्नल के पास में मेरे को दिए थे। एक एनवेलोप आपने मुझे पकड़ाया था, या आपने मुझे एक बुक पकड़ाया था, उस बुक के अंदर हर पेज के अंदर एक एक 2,000 रुपया का नोट था, और वो बुक में 1 लाख रुपया था, आपने मुझे दिया। हो गया प्रूफ ऑफ डिलीवरी। बट क्या लॉ में ये प्रूफ ऑफ डिलीवरी को एक्सेप्ट किया जाएगा? आंसर इज नो। यश बोल रहा है बट ट्रेडिंग बिजनेस के टैक्स इनवॉइस पे रिसीवर ने साइन किया एंड सब डिटेल्स। हाँ, तब आ गया ना प्रूफ ऑफ डिलीवरी। गाइस तब आप ये देखो, वो प्रूफ ऑफ डिलीवरी आ गया ना। मैं टैक्स इनवॉइस का नहीं, मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ नोटिस का। टैक्स इनवॉइस का बात नहीं कर रहा। हाँ, टैक्स इनवॉइस पे तो डेफिनेटली अगर प्रूफ कर दिया तब तो हो गया ना। मैं यहाँ पे इस चीज का बात कर रहा हूँ। सी, आप जो यश पॉइंट बता रहे हो ना, उसमें मैं डिसअग्री कर रहा हूं कि धवल ने मुझे 1 लाख रुपए नहीं दिए। तो धवल को यहाँ पर प्रूफ करना होगा कि देखो ये रहा सर पेपर, आपने यहाँ पे साइन करके रखा है जिसमें आपने एक्नॉलेज किए कि आपको 1 लाख रुपया मिला है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट वो नहीं है, यहाँ पर ऐसा है, मैं भी बोल रहा हूँ हाँ मुझे 1 लाख रुपया मिला है, धवल बोल रहा है हाँ मैंने आनंद सर को 1 लाख रुपया दिया है, बट टेक्निकली धवल ने मुझे 1 लाख रुपया नहीं दिया। अब आप कैसे प्रूव करोगे कि धवल ने मुझे 1 लाख रुपया नहीं दिया और हम दोनों झूठ बोल रहे हैं? आया आपको समझ में? राइट? तो ये सारा पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे आता है। तो अब यहाँ पर लॉ ये चेक करेगा कि बॉस इस लॉ को लाने का कारण क्या था, मतलब कोर्ट्स ये चेक करेगा कि इस लॉ को लाने का क्या कारण था, क्यों इस लॉ को लेकर आए थे। इस लॉ को लाने का रीजन था कि हमें इस मिसचीफ को टैप करना है। तो अब हम लॉ को जब इंटरप्रेट करेंगे तो हम इसी हिसाब से करेंगे कि इस मिसचीफ को हम टैप करें। ओके, so this means that courts can take into account the reasons why the legislation was passed, what mischief the legislation was designated to cure, and whether the act in the question fell within the mischief or not. So this rule requires the court to look into what the law was before the statute was passed in order to discover what gap or mischief the statute intended to cover. तो ये जो मैंने आपको पॉइंट नहीं बताया, what the flaw was there in the previous law which the lawmakers wanted to tap. Okay guys, clear? अरे ये आया समझ में? Right? So the court is then required to interpret the statute in such a way to ensure that वो जो gap है, that gap is covered. So the rule contained in the Hayden's case where it was said that the true
इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट, तो फोर थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट। एक तो क्या है, व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर मेकिंग द एक्ट। दूसरा हो जाएगा, व्हाट वाज द मिसचीफ एंड डिफेक्ट फॉर विच द कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड, and what remedy the parliament had resolved and appointed to cure the disease of the commonwealth, and the true reason for the remedy। अब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आपके जो वो कमेटी रिपोर्ट्स है ना, वो कमेटी रिपोर्ट्स काम आते हैं। वो कमेटी रिपोर्ट्स के थ्रू आप यहाँ पर इंटरप्रिटेशन करते हो। रिमेंबर, मैं आप लोगों को कई बार बोलता हूँ, कमेटी रिपोर्ट्स को पढ़ो या कॉन्सेप्ट पेपर को पढ़ो। देखो जैसे सेबी के वेबसाइट में अगर आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा, या फिर CLC रिपोर्ट, हाँ ये आ गया CLC रिपोर्ट 2016। तो आप ये देखो कंपनी लॉ कमेटी रिपोर्ट। अगर आप इस कंपनी लॉ कमेटी को रिपोर्ट को देखोगे, ये यहाँ पर आप देखोगे, ये कमेटी रिपोर्ट्स को देखोगे, तो इन सब रिपोर्ट्स के अंदर बताया हुआ है कि कोई भी पॉइंट्स के लिए अगर आप देखो तो यहाँ पर बता दिया। जैसे कि अगर आप कमेटी रिपोर्ट देखो, लेट्स से किसी भी पॉइंट्स के लिए देख सकते हो, या फिर पब्लिक कमेंट्स के लिए यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पर है डी लिस्टिंग के लिए। तो ये देखो, ये पब्लिक कमेंट्स वहां पर आपको इशू किया कि लॉ मेकर का ये दिमाग है। ये जो कंपनी लॉ कमेटी रिपोर्ट है, ये कंपनी लॉ कमेटी रिपोर्ट के अंदर आप देखो यहाँ पर वो बता रहा है कि सेक्शन 92 सब सेक्शन 3, देखो यहाँ आपको अमेंडमेंट्स के बारे में पता चलेगा। ये आप देखो काफी अच्छे से समझोगे। सेक्शन 92 सबसेक्शन 3 मैंडेट्स द फाइलिंग ऑफ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द एनुअल रिटर्न एज अ पार्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। ये तो है। दिस रिक्वायरमेंट इज लीडिंग टू द डुप्लीकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन बीइंग रिपोर्टेड टू द शेयर होल्डर्स। इसीलिए कमेटी ने रेकमेंड किया कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन ओमिट हो जाए। इसीलिए आप देखो सेक्शन 92 सबसेक्शन 3 ओमिट हो गया। अरे समझा बच्चा लोग, ये पॉइंट समझा? अगर आपको याद हो तो हमने ये यहाँ पे मैनेजमेंट सेक्शन 92, आप ये देखो सेक्शन 92 सब सेक्शन 3, अब क्या बोला है कि एवरी कंपनी शैल प्लेस द कॉपी ऑफ द एनुअल रिपोर्ट ऑन द वेबसाइट एंड द लिंक शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द बोर्ड रिपोर्ट। ऐसा क्यों बोला? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ये समझा? क्या आपको ये समझ में आया गाइस? ये समझ में आया आप लोगों को? राइट? तो ये आ जाता है आपका क्या, मिसचीफ लॉ। ओके ओके। सो मिसचीफ रूल के अंदर ये रिपोर्ट्स वगैरह जो है ये बहुत हेल्प करता है। और मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जब लिटिगेशंस में हम जाते हैं तो हम ऐसे पॉइंट्स को पिक करते हैं कि देखो कमिटी रिपोर्ट के अंदर ऐसा लिखा गया था, देयरफॉर जो हमारा इंटरप्रिटेशन है वो करेक्ट है, और जो सामने वाले ने इंटरप्रिटेशन किया है वो गलत किया है। राइट? सो कई बार जैसे कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि सर ये रिपोर्ट्स पढ़ना ज़रूरी है क्या? सर यही पढ़ लेते हैं ना। इसको भी पढ़ने में बहुत लोगों को कंटाल आता है। इसको भी पढ़ने की जगह कई लोग क्या बोलते हैं कि सर छोड़ो ना, इसकी जगह एक काम करते हैं, कोई स्टाइल नहीं नो, कोई कमेंट्री वगैरह बेसिक कमेंट्री पढ़ लेते हैं, या एग्जाम पर्पस कोई बुक पढ़ लेते हैं। बट यस, आप जब इंटरप्रिटेशन करोगे तो ये रहेगा। और टैक्स लॉ में तो और भी ज्यादा मजा आएगा। टैक्स लॉ के अंदर तो ये वाला रूल और भी ज्यादा लगेगा कि पर्टिकुलरली ये टैक्स क्यों लगा था। क्यों? क्योंकि वहां पर मिसचीफ रूल लगाकर आप या तो टैक्स को सेव कर पाओगे, या आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा और आपको उस पॉइंट को डिफेंड करना होगा। ओके, ये पॉइंट समझा? So the mischief rule directs the courts must adopt the construction which suppresses the mischief and it advances the remedy. But it does not mean that the construction should be adopted which ignores the plain natural meaning of the words or disregard the context and the collection in which they occur. तो इसका ये मतलब नहीं कि वो जो प्लेन मीनिंग है उसको आप इग्नोर ही करोगे, बट हाँ जब भी कोई एम्बिग्विटी आएगा उस वक्त आप क्या करोगे, जब भी कंफ्यूजन कुछ रहेगा, एम्बिग्विटी होगा, मल्टीपल मीनिंग्स निकल के आएंगे, तो वहां पर आप क्या लगाओगे, आप मिसचीफ रूल को लगाओगे। तो ये देखो वापस से ये पॉइंट आ गया। द सुप्रीम कोर्ट इन सोरा देवी केस, आपको केस का नाम याद ही रखना है, आपको बस खाली ये ध्यान रखना है कि द रूल इन hidden case is applicable only when the word in the question are ambiguous
and are reasonably capable of more than one meaning. Okay. The correct principle is that after the words have been construed in their context and is found that the language is capable of bearing more than one construction, then the hidden case, you know, मतलब बेसिकली अगर सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्शन उसमें हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, तो आप ध्यान रख लेना रूल ऑफ हिडन नहीं लगेगा। मोर देन वन तो हिडन रूल लगेगा। आप बताइए क्या ये रूल ऑफ हिडन आपको समझ में आया कि नहीं? क्या आपको रूल ऑफ हिडन समझ में आया कि नहीं? क्लियर ये वाला? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है रूल ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। तो ये रहा रूल ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन या हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। और आप ये देखो कितने सारे एग्जाम्स में, हर एग्जाम के अंदर आपको मिलेगा। इसको भी अगर आप देखोगे तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स में पूछा गया होगा। इसको आप देखोगे ये भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स में पूछा गया है, ये भी। तो हर एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलेगा, वो चाहे सीए का हो, यहाँ पर सीएस के लिए दिया है, बट इवन सीए के एग्जाम्स के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो अब देखो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। आप मुझे बताओ हार्मोनियस वर्ड को आप कनेक्ट करना किसके साथ? विद द वर्ड हार्मनी। हार्मोनियस को आप कनेक्ट करो विद द वर्ड हार्मनी। हार्मनी का क्या मतलब होता है? हार्मनी का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हार्मनी? हम बोलते हैं ना पीस एंड हार्मनी रहनी चाहिए, यूनाइट। ओके, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, पीस एंड हार्मनी बनी रहे, भाईचारा बना रहे, राइट? वो याद है मोदी जी का इंटरव्यू, सब मिलजुल के रहे। देखते हो माइक उतार के बोलते देखो बस दोस्ती दोस्ती बनी रहे। याद है करण थापर के साथ जो इंटरव्यू था, याद आ रहा है? देखा वो काफी फेमस मीम इंटरव्यू था वो, नहीं देखा? एनीवे आप ये देखो जब हम बात करते हैं यहाँ पे, जब हम बात करते हैं यहाँ पे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर मतलब होता है कि आपको लॉ को इस तरह से इंटरप्रेट करना चाहिए कि सपोज करो कोई एक पर्टिकुलर प्रोविजन है, उस एक पर्टिकुलर प्रोविजन पे दो अलग अलग लॉज एप्लीकेबल होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लॉ ए को कंप्लाई करते करते लॉ बी को वायलेट कर दो, या लॉ बी को कंपाइल करते, इसको कंप्लाई करते करते लॉ ए को वायलेट कर दो। जैसे आप देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कंपनीज एक्ट के अंदर क्या बोला हुआ है? एज स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। तो सपोज आप प्रोस्पेक्टस में लिखते हो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 50%, और सेबी रेगुलेशन क्या बोलता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90%। अब आप मुझे बताओ व्हाट शुड बी मिनिमम सब्सक्रिप्शन? अगर आपको 70% सब्सक्रिप्शन मिला तो क्या आप पब्लिक इशू से, मतलब कैन यू प्रोसीड विद द पब्लिक इशू? क्या आप शेयर्स अलॉट कर सकते हो, शेयर्स इशू कर सकते हो इस केस में? कैन यू इशू द शेयर्स इन दिस केस? कैन यू इशू द शेयर्स इन दिस केस? कैन यू इशू द शेयर्स इन दिस केस? आंसर इज नो। व्हाई व्हाई यू कैन नॉट इशू? बिकॉज आप यहाँ पे क्या बोलोगे? सर रूल ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन लगेगा, ठीक है? कि आप देखो रूल ए, मतलब कंपनीज एक्ट को तो आप कंप्लाई कर रहे हो, बट सेबी रेगुलेशन यहाँ पर वायलेट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर वही बताया हुआ है। तो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कब आएगा? जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा बिटवीन टू और मोर प्रोविजंस ऑफ द लॉ, then they should be followed in such a way that the maximum benefit can be obtained and no rule is violated in the process of following the other one। आया समझ में? ये आया समझ में? कोर्ट्स को भी यहाँ पर बोला गया है, कोर्ट्स। ओके, आप ये देखिए द कोर्ट्स मस्ट ट्राई टू अवॉइड अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द
provisions of a statute. A statute must be read as a whole and one provision of the act, ये देखो, one provision of the act should not be construed with reference to the other provisions in the same act so as to make consistent enactment of the whole statute. आया समझ में? राइट आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए कि दूसरा लॉ भी आपका बराबर जाए. सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू प्रोविजन. सी इसमें रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में और रूल मतलब मिसचीफ रूल, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर दो अलग अलग लॉ में नहीं है, लॉ के एक ही वर्ड में अलग अलग मीनिंग निकल रहे, तो मिसचीफ रूल यूज करो. यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर चीज के लिए दो लॉ बन गए हैं या दो प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए? आपको दोनों को हार्मोनी बना के चलना चाहिए कि दोनों के दोनों वहां पर आपके कंप्लाई हो जाए. एंड वेन एवर पॉसिबल टू डू सो अपीयर वेयर द कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर आप उस चीज कॉन्फ्लिक्ट को हार्मोनाइज कर सको, ठीक है, भाईचारा बना के रख सको. सो वेर एवर देयर इज एन इनैक्टमेंट, there are two provisions which cannot be reconciled with each other. They should be interpreted that, if possible, give effect to both. And this is what is called as rule of harmonious construction. Such a construction has the merit of avoiding inconsistency or repingency either with the section or between section. अच्छा ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं है विद इन द सेक्शन भी हो सकता है, दो लॉ के बीच का बात नहीं है, मतलब विद इन एक सेक्शन के बीच में भी हो सकता है, दो सेक्शंस के बीच में भी हो सकता है, और एक लॉ के एक पार्ट में और दूसरे पार्ट में भी हो सकता है, और दो अलग अलग लॉ के अंदर भी आपका यहाँ पर हो सकता है. आया आपको समझ में? ये आया आपको समझ में? राइट तो दो अलग अलग प्रोविजंस आपके यहाँ पर लगेंगे. फिर देखो, जैसे नेक्स्ट आपके पास आता है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. ठीक है, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन आपका क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर ये लीगल मैक्सिम वर्ड यूज किया गया है, यूथ रेस मैगस वैलिथ क्वाम पारेथ. ठीक है, इसका मतलब क्या है? रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. याद रखने का तरीका, उत रेस, ये आ रहा ना, RES, और ये देखो REAS. ठीक है, रीजनेबल, तो आप इसमें ध्यान रखें ना, दिस इज रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. तो अब रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का सिंपल मतलब होता है कि लॉ को आप इस तरह से बनाओ कि, मतलब देखो, एक है ना लॉ में, ये जैसे अकाउंट्स के अंदर कई बार इस तरह से बोला जाता है, आपको अजम्पशन ऐसा लेना चाहिए. ठीक है, अकाउंट्स और FM में हम बोलते हैं ना, कई जगह आपको अजम्पशन करना चाहिए. याद आ रहा है? ऐसे आपको कई बार आता है ना कोर्ट योर अजम्पशंस, तो आप वहां पर अजम्पशन लेके चलते हो कि इट इज अज्यूम. जैसे आप एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप वहां पर बोलोगे इट इज अज्यूम दैट डेटर्स आर टेकन ऑन सेल्स, या आप बोलोगे इट इज अज्यूम दैट द डेटर्स आर टेकन ऑन कॉस्ट. ऐसा होता है. क्वेश्चन साइलेंट है तो आप इस तरह से करते हो ना, कई जगह कॉस्ट ऑफ सेल्स लेते हो, कई जगह आप सेल्स प्राइस लेते हो, तो इस तरह से करके आपका अजम्पशन वहां पे रहता है. अब पॉइंट यहाँ पर यही आ रहा है, यहाँ पर वही पॉइंट आ रहा है कि रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. तो कभी भी ऐसा अजम्पशन मत लेना कि आपका क्वेश्चन ही नलिफाई हो जाए. योर अजम्पशन शुड बी सच दैट द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, कि आप उसको इनेबल कर सको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. आपका अजम्पशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ले जाकर नलीफाई कर दे पूरे के पूरे प्रोविजन को. अगर नलीफाई कर दे तो कचरा हो जाएगा. इनेबलिंग प्रोविजन होना चाहिए. तो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन भी कैसा है? ये भी ऐसा है. यहाँ पर बताया हुआ है, इस जो वर्ड है लीगल मैक्सिम, इसका मतलब है द थिंग में रादर हैव एन इफेक्ट रादर देन बी डिस्ट्रॉयड. अरे आया समझ में? यहाँ पर वही बताया कि ये कोई भी स्टैट्यूट को आप पढ़ोगे, it should be construed reasonably. So a statute or enacting provision therein must be construed to make it effective and operative. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको नलीफाई कर दो. अगर आप उसके इम्पैक्ट को नलीफाई कर दोगे तो फिर ये आपके लिए क्या हो जाएगा?
गड़बड़ हो जाएगा। देखो, द कोर्ट will reject the construction which will defeat the plain intention of the legislature, even though there may be inexactitude in the language which in which it is used। मतलब कुछ exact provision वहां पर नहीं लिखा हुआ हो, ठीक है। ये जो वर्ड है यहाँ पे inexactitude, इसका मतलब क्या होता है कि कोई exact वर्ड वहां पर नहीं लिखा हुआ हो, तब भी वहां पर चलेगा। कोर्ट्स क्या करेंगे, कोर्ट्स रीजनेबल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर अप्लाई करेंगे और वो क्या बोलेंगे, द प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू सच कंस्ट्रक्शन which affords consistency and certainty, facilitating smooth working of the legal system। आप बताओ, is this clear? Is this clear? Okay. Thus, as far as possible, all the words used in the statutes must be given meaning, as the legislature is not expected to use unnecessary words। So कई बार कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स अगर वहां पर है, इनसिग्निफिकेंट वर्ड्स है, वो सबको आप क्या करोगे, वहां पर आप इग्नोर कर दोगे। आप बताओ, इज दिस क्लियर? रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, राइट। नेक्स्ट आता है एजस्डम जेनरिस। एजस्डम जेनरिस मतलब देखो सेम जॉनरा के, ठीक है, सेम जॉनरा के। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड और द सेम स्पीसी। इसका तो हमेशा आप लोगों को मैंने एग्जांपल दिया है, आपको याद है मैंने एग्जांपल दिया था, काउ, बुल, गोट, शीप, कैमल, एटसेट्रा। अब इस एटसेट्रा में क्या मैं स्नेक ले सकता हूं, क्या मैं स्नेक ले सकता हूं, क्या मैं स्नेक ले सकता हूं? अच्छा, मैं ऐसे लिखता हूं, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, ठीक है, मिल्क जनरेटिंग, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, ये एटसेट्रा। क्या इस एटसेट्रा के अंदर में मैं लायन को ले सकता हूं? हम बोलते हैं ना, शेर का दूध नहीं पिया क्या, राइट। तो क्या मैं यहाँ पे लायन, टाइगर ये सब ले लूं? लॉ में ऐसा लिखा हुआ है, द एनिमल्स, द मिल्क जनरेटिंग एनिमल्स कैन बी टेम्ड एट होम, ओके, और you can keep at home like cow, bull, goat, sheep, camel, etc। तो यहाँ पर मुझे बताओ, लायन भी तो मिल्क देते ही है ना, एक टाइग्रेस जो है वो भी मिल्क देगी, तो क्या आप लायन, टाइगर उनको भी रख लोगे? क्या आप कैट को भी यहाँ पे फिर उसे सब? आंसर इज नो, ऑब्वियसली नो। क्यों? क्योंकि आपका क्या लगेगा यहाँ पे, एजिस्डम जेनेरिस यहाँ पर लगेगा। सो एजिस्डम जेनेरिस मीन्स of the same kind or species। So the rule of agisdum generis is one of the primary rule of interpretation of the statutes। It is of great help to the courts to find out the true intention of the legislature। ठीक है, और यहाँ पर वही बताते हैं कि जब कोई वर्ड, देखो जैसे when the general words, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आपके आंसर में होना चाहिए। when the general words follow specific words of the distinct category, the general words may be given a restricted meaning of the same category। Okay, the general word takes it the meaning from preceding expressions। आया? जैसे यहाँ पर दिया ना, ऑक्सन, बुल, गोट, काउ, बफेलो, हॉर्स, एटसेट्रा। तो यहाँ पर ये जो वर्ड एटसेट्रा है, इट कैन नॉट इंक्लूड वाइल्ड एनिमल्स। आया? इसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स विल आल्सो बी नॉट कवर्ड। इन सब में एक कॉमन है, क्या? ये सब चार पैरों वाले, ठीक है। तो यहाँ पर अदर एनिमल्स लाइक डॉग, कैट्स ये इंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन अगर आप मुर्गे की बात करोगे तो वो इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पर। डक को बात करोगे तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा, हेन की बात करोगे वो भी इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 बुल्स वाले। तो आपको ये पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखना है। सिमिलरली, if the law refers to the word automobiles, truck, tractor, motorcycle and other motor powered vehicle, तो मोटर पावर्ड व्हीकल के अंदर एयरप्लेन्स नहीं आ सकता। देखो एरोप्लेन भी तो
मोटर पावर्ड ही होता है, राइट? क्या ड्रोन भी आ जाएगा इसमें? आंसर इज नो, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स, ट्रक, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ये सब किस में चलते हैं? दीज ऑल आर लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, अब यहाँ पर एक झगड़ा हो सकता है, क्या इन सब में ट्रेन इंक्लूड होगा या नहीं होगा? क्योंकि ट्रेन भी लैंड में ही चलता है, ठीक है, इट्स ऑल्सो लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर पावर्ड व्हीकल। क्या ट्रेन इंक्लूड होगा इसमें? क्या ट्रेन इंक्लूड हो जाएगा? नो, यश बोलता है नो, व्हाई? अब देखो, अब होगा यहाँ पे झगड़ा, कोई बोलेगा नो और कोई बोलेगा यस। अब यस अगर आप बोलोगे तो बोलोगे देखो ये भी लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन है, बट रेल, हाँ, अब देखो, यश ने यहाँ पे बोला सर रेल बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन होगा, वहां पर ट्रेन आएगा, ठीक है, करेक्ट। लेकिन अल्टीमेटली रेल बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन वो भी तो जमीन पे ही चलता है, इट्स ऑल्सो अ लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड इट इज ऑल्सो पावर्ड बाय मोटर, इलेक्ट्रिक इंजन है। आ रहा है आपको समझ में? अब इधर झगड़ा होगा, अब झगड़ा जाकर हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाकर चेक होगा कि इसका क्या मीनिंग है। ओके गाइस, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके, फिर देखिए यहाँ पर वही आ रहा है। सो बेसिकली ये रूल कब लगेगा? द स्टैट्यूट कंटेन्स एन्यूमरेशन ऑफ द स्पेसिफिक वर्ड्स। एन्यूमरेशन मतलब उसका एक्सप्लेनेशन। द मेंबर्स ऑफ द एन्यूमरेशन दे कॉन्स्टिट्यूट अ पर्टिकुलर क्लास एंड द क्लास इज नॉट एग्जॉस्टिव बाय द एन्यूमरेशन। मतलब वहां पर वर्ड क्या यूज लग रहा है? एटसेट्रा, ये वर्ड वहां पर यूज हो रहा है। And the general term follows the enumeration. There is a distinct genus which comprise more than one species and there is no clearly manifested intention that the general term is to be given the broader meaning than the doctrine requires. तो आपको unnecessarily उसमें addition भी नहीं करना. So you cannot have departure from the natural meaning, right? अगर आप ऐसा करोगे तो भी वो आपके लिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप बताओ, क्या ये समझा आपको? क्या ये समझा आपको? इज दिस क्लियर? राइट। नेक्स्ट आप देखो, यहां पर आता है एक्सप्रेस रो, यूनिस, एस्ट, एक्सक्लूशन, एल्थ्रुइस। अच्छा, आपने कैपिटल बजटिंग के अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस पढ़ा है? कैपिटल बजटिंग में mutually exclusive decisions, there are two types of capital budgeting decision. One is independent decision, another is mutually exclusive decision. पढ़ा है आपने? क्या आपने ऐसा पढ़ा है? नो, हो ही नहीं सकता। देर इज अ प्रोजेक्ट ए, इस प्रोजेक्ट ए के अंदर मैं इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, ये क्या हो गया? दिस इज ए इंडिपेंडेंट डिसीजन। ये आपका एक इंडिपेंडेंट डिसीजन हो गया। लेकिन आपके पास चार प्रोजेक्ट्स है, ए, बी, सी, डी, तो ये कौन सा डिसीजन हो गया? दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एफएम में, कैपिटल बजटिंग में आपने रिप्लेसमेंट डिसीजन पढ़ा है?
कि या मशीन को रिप्लेस कराए या फिर हम रिपेयर करवाए। तो ये कौन से तरह का डिसीजन हुआ? दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। व्हाई? क्योंकि अगर आपने रिप्लेस करने का डिसाइड कर लिया मतलब आप रिपेयर नहीं करवा रहे, और आपने अगर रिपेयर करने का डिसाइड किया मतलब आप रिप्लेस नहीं कर रहे। आया समझ में? ये आया समझ में गाइस? ये आया समझ में? अरे ये पॉइंट आया समझ में? दूसरा, दूसरा आपको ये देखना है कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर ए बी सी डी, तो अगर मैंने प्रोजेक्ट लेट्स से बी को सिलेक्ट कर लिया, दिस इज ऑटोमेटिक रिजेक्शन ऑफ ए सी एंड डी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आया? तो ये वाला जो रूल है ये भी उसी की तरह याद रखने का तरीका ये देखो, एक्सक्लूशन वर्ड आ रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पॉइंट आया समझ में? अरे पॉइंट आया समझ में? ये मैथ्स में भी था। अब मेरे से मैथ्स के बारे में मत पूछो, पुरानी यादों को दफन करो, और जबकि पुरानी हॉरर यादें हैं मैथमेटिक्स तो। एनीवे anyway, आप ये देखो, द रूल ऑफ एक्सप्रेसो यूनिस एस्ट एक्सक्लूशन एल्टोरिस मीन्स दैट द एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इज द एक्सक्लूशन ऑफ अनदर। अरे बताओ, ये क्लियर? राइट? गोविंदा के जितने भी बीच वाले टाइम के कुछ मूवीज है जिसमें वो डबल डबल शादी करता है या डबल डेट करता है, वहां पर यही होता है। वो एक कौन से मूवी था उसके अंदर गोविंदा को, हाँ वो मूवी आपने देखा है? आई फॉरगॉट। आई जस्ट डोंट रिमेम्बर, उसका सॉन्ग मेरे को याद आ रहा है, रितेश देशमुख, सुष्मिता सेन, गोविंदा। ये मूवी शायद आपने नहीं देखा होगा। आई वॉज इन कॉलेज जब ये मूवी आया था। लारा दत्ता? नहीं, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट मूवी। उसमें वो लारा दत्ता गोविंदा को ऐसा बोलती है, मतलब गोविंदा इज मैरिड टू सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन इज अ वेरी रिच गर्ल, इकलौती है वो, तो पूरा प्रॉपर्टी है, बट ही इज डबल डेटिंग विथ लारा दत्ता। लारा दत्ता इज अ मॉडल। तो लारा दत्ता आके गोविंदा को यही बोलती है, तुम अभी डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें वो एक बंगलो चाहिए या फिर तुम्हें यू नो एक वो 1 BHK अपार्टमेंट चाहिए, आज तुम्हें डिसाइड ही करना होगा। एनीवे कमिंग बैक टू दैट, आप यहाँ पर ध्यान रखो कि लॉ के अंदर किसी एक चीज का एक्सप्रेस मीनिंग अगर आ गया तो दैट इज डेफिनेटली एक्सक्लूशन ऑफ अनदर। जैसे लॉ के अंदर कई चीज को डिफाइन जब करते हैं तो वहां पर इंक्लूड्स वर्ड कर दिया या एक्सक्लूड्स कर दिया या सच एस वर्ड अगर आपको दे दिया, तो मतलब वो वहां पर आपको लिस्ट कर दिया। हालांकि इंक्लूड्स में आप बोलोगे सर वो इंक्लूसिव डेफिनेशन होता है, उसमें और भी चीजें आ सकती है, बट और भी चीजें का मतलब ऐसा नहीं कि उसमें आप किसी भी चीज को लेके आ सकते हो, यहाँ पर उसी से रिलेटेड रहेगा। तो देखो, वेयर थिंग्स आर स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द लिस्ट and others have been excluded, it means all others have been excluded। तो जो लिस्ट में इंक्लूड करके रखा है बस खाली वही वही इंक्लूसिव होगा। तो समटाइम्स द लिस्ट ऑफ in a statute is illustrative and not exclusionary, so this is usually indicative of the word includes। तो जो अगर includes word आ गया तो हम उसको क्या बोलेंगे? it is illustrative। जैसे कई बार such as या includes word होता है मतलब वो illustrative है, it's an inclusive definition। thus a statute granting certain rights to, अब देखो सपोज करो कोई एक पर्टिकुलर लॉ है, वो राइट देता है किसको? पुलिस ऑफिसर को। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो राइट है वो किसको दिया गया है? सिर्फ पुलिस को दिया है, मतलब बाकी सब चीजें क्या हो गए? ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो गए। एक और क्लासिक एग्जांपल, पब्लिक इशू के लिए सेक्शन 24 हमने पढ़ा था, ये कि यस और नो? हमने सेक्शन 24 पढ़ा था सेबी का, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 24।
याद आ रहा है? Section 24 gives the power to SEBI to govern the issue and transfer of the securities of a company which is listed or intended to get listed, and even the dividends which are listed. Yes or no? तो अब ध्यान रखना, सेक्शन 24 ने सेबी को स्पेसिफिकली पावर दे दिया। तो अगर सेबी को स्पेसिफिक पावर दे दिया मतलब बाकी सारे रेगुलेटर या जो मिनिस्ट्री है उसको क्या कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो कोई और इसके ऊपर पावर नहीं लगाएगा। सेम वे आप एग्जांपल लो नाफरा, ये आ रहा है आपको समझ में? ये सेम एग्जांपल आ रहा है आपको समझ में? नाफरा, नाफरा के अंदर आप देखो ऑडिटर्स को पावर स्पेसिफिकली किसको दे दिया, नाफरा में ऑडिट मतलब एनएफआरए को दे दिया ऑडिटर्स के लिए। तो अब ये जो पावर है ये स्पेसिफिकली अब किसके पास है, सिर्फ नाफरा के पास है और किसी के पास नहीं है। आप बताइए क्या ये क्लियर हुआ गाइस? ये क्लियर हुआ राइट? इज दिस क्लियर? फिर आप देखिए, द जनरल मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ वन थिंग इज द एक्सक्लूशन ऑफ अनदर, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द नेगेटिव implication rule. This rule assumes that the legislature intentionally specified one set of the criteria as opposed to other. Therefore, if the issue is to be decided, address an item not specifically named in the statute, it must be assumed that the statute do not apply. Okay? Is this clear? Is this clear? ये वाला पार्ट? अरे ये क्लियर हुआ? ओके देखो जैसे इसके अंदर है ना ये वाला एग्जांपल जो ये काफी अच्छा है। देखो जैसे कई जगह आप देखो फंडामेंटल राइट्स जो है वो किसको दिए हुए हैं, दैट हैज बीन गिवन ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर अगर आप देखो तो ये राइट्स जिस जो सिटीजन को दिए मतलब वो सिटीजन के ऊपर ही है, सिटीजन के बियॉन्ड कोई और उसको अवेल नहीं कर सकता। जैसे आर्टिकल 19 आपको यहाँ पर अगर आप देखो फ्रीडम जो आपको दिया हुआ है आर्टिकल 19 के अंदर, दिस कैन बी क्लेम्ड ओनली बाय द सिटीजन, इट कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय द नॉन सिटीजन। आया आपको समझ में? अब नॉन सिटीजन के अंदर आप देखो जो लीगल पर्सन है मतलब कंपनी जो है, क्या कंपनी सिटीजन है? क्या कंपनी सिटीजन है? इस कंपनी सिटीजन? याद करो आपने फाउंडेशन के अंदर हमने पढ़ा था फंडामेंटल, तो ध्यान रखना कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। सो आर्टिकल 19 जिसमें हम बोलते हैं फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट इज नॉट अवेलेबल टू अ कंपनी। आया समझ में? राइट? नेक्स्ट ये वाला है कॉन्टेम्परेना एक्सपितो एस ऑप्टिमा एट फॉर्सिटिमा लेगे। ये बेसिकली पुराने लॉस के लिए लगता है, अभी नए वाले लॉस के लिए नहीं लगता, तो इसको अगर आप इग्नोर भी करोगे तो भी ये आपका चलेगा। नेक्स्ट आता है नॉसिटर अ सिस। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, इसका सिंपल सा मीनिंग है, देखो अगर आप अपने यहाँ पर देखो हमने एजुडम जेनिफिस ये वाला कर लिया, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन भी हमने कवर कर लिया, एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन ये भी हम देख लेते हैं। अब हम ये दो, ये देखो एक तो ये और एक ये, अब देखो चलो ये आपको मैं बता ही देता हूँ वैसे। देखो इस ये बेसिकली आपका किसके लिए रहता है, ये मैक्सिम यूज किया जाता है फॉर द एंशियंट स्टैट्यूट्स। एंशियंट स्टैट्यूट्स मतलब पुराने स्टैट्यूट्स के लिए। तो अब यहाँ पर ये देखा जाएगा कि ये जो पुराने स्टैट्यूट्स है उस वक्त क्या कानून था, ठीक है, उस वक्त क्या कानून था, उस वक्त क्या ट्रेडिशन चलता था, तो ये कानून को उसके हिसाब से आप इंटरप्रेट करोगे। आया? देखो कॉन्टेम्परेरी ना का क्या मतलब, मतलब कॉन्टेम्परेरी, और कॉन्टेम्परेरी मतलब पुराने जमाने का। तो यहाँ पर लॉ क्या देखा जाएगा कि कोई भी अगर लॉ है जो पुराने प्रोविजन से रिलेटेड है तो आपका इसका इंटरप्रिटेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना होगा,
उसको उस जमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से करना हो कि देखो उस समय वो चीज सही था, लेकिन आज उसका इंटरप्रिटेशन वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये वो वाला पॉइंट आपको बताता है एंशियंट स्टैट्यूट, बट इट इज नॉट अप्लाइड इन इंटरप्रेटिंग द स्टैट्यूट्स व्हिच आर कंटेम्परेरी मॉडर्न। Thus, old statutes should be interpreted as they would have been made on the date when they were passed. आया आपको समझ में? तो usages, practices, they are developed under a statute is an indicative meaning ascribed to the words by the contemporary opinion and in the ancient statute, and with reference to that usage and practices admissible. आप बताओ ये क्लियर हुआ? अरे ये क्लियर हुआ? तो जो प्रैक्टिस जिस समय चल रहा था उसके हिसाब से आपका रहेगा। नेक्स्ट आप देखो नॉसितर सोसिस, इसका देखो यहाँ पर क्या रहता है, इट इज नोन बाय इट्स एसोसिएट्स। तो यहाँ पर वही बताया हुआ है कि बाय द अकम्पनिंग वर्ड्स और द एसोसिएटिंग वर्ड्स। अब देखो जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पे वर्ड जैसे यूज किया गया है परफ्यूमरी, ठीक है, और परफ्यूमरी के अंदर इस तरह से वर्ड यूज करते हैं कॉस्मेटिक्स, परफ्यूमरी, टॉयलेट गुड्स, एक्सक्लूडिंग टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, कुमकुम एंड सोप। तो अब ये वाला लॉजिक लगा के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि ओनली द आर्टिकल्स विच आर यूज्ड एज कॉस्मेटिक्स वो यहाँ पर आएगा, टॉयलेट गुड्स। इसीलिए धूप और अगरबत्ती इवन दो वो परफ्यूमरी है, ठीक है, फिर भी वो इसमें काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो कॉस्मेटिक्स, परफ्यूमरी, टॉयलेट गुड्स, आया आपको समझ में? तो एसोसिएट्स ये काफी हद तक किसकी तरह है, एजिस्डम जेनेरिस की तरह। तो आप ये ध्यान रखना जो एसोसिएटेड वर्ड्स है दे एक्सप्लेन एंड दे लिमिट ईच अदर। अरे समझा गाइस? ये समझा? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? राइट? तो ये चीज आपको देखना। अब जैसे देखो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है, देखो बोला कि बॉम्बे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन किया ट्रेड, बिजनेस और द प्रोफेशन, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ रहा था सुप्रीम कोर्ट में इसमें गया कि बिजनेस और ट्रेड का बात कर रहे हैं, तो क्या बिजनेस और ट्रेड में एक प्राइवेट डॉक्टर का क्लिनिक आ सकता है? सो इट वाज सेड दैट दिस कैन नॉट बी इंक्लूडेड। हालांकि अब प्रोफेशन के अंदर वो आ जाएगा, बट ट्रेड और बिजनेस के अंदर प्राइवेट डॉक्टर का क्लिनिक नहीं आएगा। अरे समझा? ये पॉइंट समझा? ओके, नेक्स्ट देखो आपके पास आता है रूल ऑफ स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन। स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है कि देखो हम लॉ को मतलब थोड़ा लाइटली उसको इंटरप्रेट करेंगे या हम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट बताया हुआ है कि देखो ये आपका अप्लाई होता है किसके ऊपर, जब पीनल और टैक्सिंग स्टैट्यूट्स के ऊपर लगता है। तो जब हम पीनल प्रोविजन अप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम लिबरल इंटरप्रिटेशन रखते हैं। और जब हम टैक्सेशन वाले इंटरप्रेटे जब लॉस को पढ़ेंगे तो वहां पर हम क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो देखो यहाँ पर कैसे दिया हुआ है, सो व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अ penal provision if there appears to be a reasonable doubt, okay, or ambiguity, it shall be resolved in favor of the person who would be liable to the penalty। देखो आपको क्या लगता है कसाब को क्यों एक फेयर चांस दिया गया था? कसाब को क्यों फेयर चांस दिया गया था? देखो कई बार आप देखते हो सीसीटीवी फुटेज आपको मिलता है, जैसे निर्भया वाला केस होता है, वो लोग खुद बोलते हैं हाँ हमने ये सब केस किया। आप मुझे बताओ फिर भी उनको क्यों चांस दिया जाता है? उनको क्यों चांस दिया जाता है? राइट टू बी हर्ड। देखो नहीं, हमारा कानून क्या बोलता है कि देखो मतलब 10 निर्दोष, मतलब 10 जो बेसिकली कल्प्रिट्स है, अगर उनको सजा एक बार को नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन एक भी बेगुनाह को जबरदस्ती सजा नहीं मिल जानी चाहिए। आया आपको समझ में? अरे आया आपको समझ में? जो हमारा फंडामेंटल आप प्रोविजन देखोगे वो यही जाता है कि देखो अगर कोई बेगुनाह है उसको गलती से भी सजा नहीं हो जानी चाहिए। बेनिफिट ऑफ द डाउट के अंदर हम क्या करेंगे, उसको
अगर कोई कल्प्रेट है, बेनिफिट ऑफ द डाउट के अंदर उसको हम फिर रिलीज कर सकते हैं। तो लॉ यहीं पर वही आता है कि हम क्या करते हैं, लिबरल कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो आप देखो, वाइल कंस्ट्रूइंग, ठीक है, और वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ प्रोविजन ऑफ अ पीनल स्टेटस, जहां पर पेनल्टी वगैरह इंपोज आपका होना है, अगर कोई रीजनेबल डाउट है या एम्बिग्विटी है, इट शुड बी रिजॉल्व इन द फेवर ऑफ द पर्सन हु वुड बी लायबल टू द पेनल्टी, तो उसके फेवर में ये जाएगा। So if a penal provision can reasonably be so interpreted so as to avoid the punishment, it must be so construed. आया समझ में? आया? penal provision के अंदर हमेशा क्या होगा, सामने वाले के बेनिफिट में अपना ये चलेगा, राइट? सो देयर कैन बी टू रीजनेबल कंस्ट्रक्शंस फॉर द penal, वन इज मोर लीनियंट। अगर सपोज करो दो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन निकल के आते हैं किसी एक penal प्रोविजन के लिए, तो जो ज्यादा लीनियंट होगा उसको इम्पैक्ट मतलब उसको इफेक्ट में लेकर आया जाएगा। और जब तक स्टैट्यूट किसी चीज को क्रिमिनल एक्ट नहीं बनाता, तब तक आप उसको यहाँ पर क्रिमिनल एक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट से दिस इज क्रिमिनल। आया समझ में गाइस? आया समझ में? ये पॉइंट आया समझ में? राइट? अब आता है देखो टैक्सिंग स्टैट्यूट्स, जो टैक्स वाले स्टैट्यूट्स होते हैं। सो स्टैट्यूट्स व्हिच आर इम्पोजिंग टैक्स एंड मॉनेटरी बर्डन्स, दे आर टू बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड। ठीक है? तो लॉ में अगर लिखा है इस चीज के ऊपर टैक्स आपको लेना है, तो मतलब वो टैक्स आपको लेना है। और एक चीज और ध्यान रखना, जब तक लॉ में किसी चीज के ऊपर टैक्स प्रॉपरली नहीं लिखा होगा, तब तक आप उसके ऊपर टैक्स वसूल नहीं कर सकते। So a person cannot be taxed unless the language of the statute unambiguously imposes the obligation to pay tax. Okay? अरे क्लियर? और ध्यान रखना, बेनिफिट ऑफ द डाउट किसको जाएगा? अगर एम्बिग्विटी आता है, बेनिफिट ऑफ द डाउट किसको जाएगा? असेसी को, डिपार्टमेंट को नहीं जाएगा, असेसी को जाएगा। ओके? टैक्स स्टैट्यूट्स के अंदर ये आपको टैक्स में बताए, ये वाला पॉइंट टैक्स में डिस्कस हुआ था आपके कि फाइनल में डिस्कस होता है कि बेनिफिट ऑफ द डाउट किसको जाता है? असेसी को जाता है, डिपार्टमेंट को नहीं जाता। ठीक है गाइस? ये पॉइंट क्लियर हुआ? बेनिफिट ऑफ द डाउट किसको जाएगा? असेसी को जाएगा, डिपार्टमेंट को नहीं जाएगा। और इस वाले के ऊपर तो रिसेंटली अभी न्यूज ही आ गया कि अ टैक्सिंग स्टैट्यूट will not have any retrospective unless the language unequivocally makes it so। तो जो टैक्स के प्रोविजन है वो रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशंस में नहीं आएंगे जब तक लॉ में क्लियरली नहीं लिखा रहेगा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट इसका आपको दिया जाना चाहिए। ओके? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। ओके? ये देखो दो पार्ट था, एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन, और अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये देखो अभी तक हमने इसको पढ़ा था, सी हमने प्राइमरी सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ा। अब हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को पढ़ेंगे। अब आप इसमें देखो इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब हो गया? लॉ के अंदर ही, ठीक है, लॉ के अंदर ही जो प्रोविजंस है उससे हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो उसमें आप देखो आपको क्या क्या मिलेगा। लॉ के अंदर शॉर्ट टाइटल मिलेगा, सी ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्ट टाइटल मिलेगा, शॉर्ट टाइटल टेक्निकली क्या होता है? ये निकनेम होता है, ठीक है, बट वो डिस्क्राइब नहीं करता, इट इज ओनली फॉर द रेफरेंस पर्पस। ठीक है, इट इज मियरली फॉर द कन्वीनियंस। फिर आपके पास एक आता है लॉन्ग टाइटल। लॉन्ग टाइटल इज फॉर ascertaining the general scope and throwing the light on the constitution। जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसका लॉन्ग टाइटल क्या हो गया? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। इसी तरह से सिविल प्रोसीजर कोड, तो वहां पर ये आ गया। तो लॉन्ग टाइटल बेसिकली क्या करता है? ये सब बताता है। फिर अगर आप देखो प्रियम्बल, करेक्ट, प्रियम्बल आपको बेसिकली क्या बताएगा? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द एक्ट। ये जो लॉ हमने बनाया ये हमने क्यों बनाया, वो आपको कहाँ मिलेगा? प्रियम्बल के अंदर। और आपको ये ध्यान रखना है कि प्रियम्बल जो है वो वैसे एक्ट का पार्ट होता है, लेकिन वो खुद
में एक एक्ट नहीं होता, प्रियम्बल खुद में कोई एक्ट नहीं होता। तो अगर लैंग्वेज ऑफ द एक्ट क्लियर है तो प्रियम्बल को आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास आता है। फिर आ जाते हैं आपके पास मार्जिनल नोट्स। तो मार्जिनल नोट्स आपको बेसिकली वहां पर क्या करते हैं, आइडिया देते हैं। इट हेल्प्स यू टू इंटरप्रेट द अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर सेक्शन। जैसे यहाँ पर देखो, मार्जिनल नोट्स आर नोट्स विच आर इंसर्टेड एट द साइड ऑफ द सेक्शन इन एन एक्ट एंड दे इम्पैक्ट द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन। जैसे सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वहां पर क्या लिखा हुआ है, हु आर कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये मार्जिनल नोट्स के अंदर आपको यहाँ पर दिया। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उठाओगे तो वहां पर बहुत जगह आपको मार्जिनल नोट्स मिलेंगे। फिर आता है हेडिंग एंड टाइटल। ध्यान रखना, हेडिंग एंड टाइटल अगर आपके पास है, दैट इज ओनली फॉर द, हेडिंग एंड टाइटल जो है दैट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन। मतलब इंटरप्रिटेशन नहीं, बेसिकली दैट इज ओनली फॉर द सपोर्ट। आपको याद है एक बार हमने डिस्कस भी किया था कि हेडिंग में वो पर्टिकुलर वर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन लॉ के अंदर लिखा हुआ है तो आपको चलेगा वो। तो हेडिंग प्रीफिक्स्ड टू द पर्टिकुलर सेक्शन कैनॉट, ये देखो, हेडिंग्स प्रीफिक्स्ड टू द सेक्शन cannot control the plain words of the provision। ये आपको ध्यान रखना है। वो तो बस खाली क्या होगा, अगर कोई एम्बिग्विटी है, कोई डाउट है, कोई हेडिंग सब हेडिंग वो अगर रेफर होगा तो उसको आप कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, हेडिंग का रेफरेंस ले सकते हो। पर हेडिंग के मतलब हेडिंग इज बेसिकली ओनली फॉर द रेफरेंस पर्पस। जैसे प्रियम्बल है आपका, वैसे ही हेडिंग है विच इज ओनली फॉर द रेफरेंस पर्पस। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, टेक ओवर रेगुलेशंस है, ठीक है। अगेन ये सेबी के बहुत सारे रेगुलेशंस मैं आपको इंटरप्रिटेशन के अंदर बताता हूँ। दैट्स बिकॉज सेबी रेगुलेशंस मेरा ज्यादा पढ़ा हुआ रहता है और ज्यादा काम आता है, तो मैं आपको वो पॉइंट बताता हूँ। जस्ट अ मिनट, इसमें मेरे को सॉर्ट करने दो। तो ये आ गया, आप देखो इसमें अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा हेडिंग। आप अगर चैप्टर का हेडिंग देखते हो, यहाँ पर बात आ रहा है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोल। और मजे की बात बताओ, यहां पर जब आप अंदर पढ़ोगे, द डिस्क्लोजर इज टू बी गिवन फॉर, ये देखो सी हेडिंग क्या बोलता है, हेडिंग बोलता है चैप्टर 5 का डिस्क्लोजर ऑफ शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोल। जबकि आप रेगुलेशन 28 अंदर पढ़ोगे तो वो क्या बोलता है, द डिस्क्लोजर अंडर दिस चैप्टर शैल बी गिवन फॉर द एग्रीगेटेड शेयर होल्डिंग एंड वोटिंग राइट्स। तो अब आप यहाँ पर सिनेरियो समझ रहे हो कि हेडिंग तो बोल रहा है शेयर होल्डिंग और कंट्रोल, और जो प्रोविजन है वो बात करता है शेयर होल्डिंग एंड वोटिंग राइट्स। तो आप मुझे बताओ क्या प्रिवेल करेगा, कंट्रोल? देखो शेयर होल्डिंग में तो कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि दोनों जगह शेयर होल्डिंग कॉमन है। बट व्हाट अबाउट कंट्रोल? लॉ में कंट्रोल यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, रेगुलेशन 28 कंट्रोल के बारे में नहीं बोलता। तो क्या आप कंट्रोल के लिए डिस्क्लोजर दोगे, यस नो? जस्ट बिकॉज हेडिंग बोलता है। तो यहीं पर पॉइंट आता है हेडिंग्स एंड टाइटल। तो हेडिंग एंड टाइटल है वो कंट्रोल नहीं कर सकते प्लेन प्रोविजन को, दिस इज ओनली फॉर द रेफरेंस पर्पस। गाइस क्लियर? गाइस क्लियर ये वाला पॉइंट, राइट? ओके, फिर देखिए नेक्स्ट आता है आपके पास डेफिनेशन क्लॉज। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी यहाँ पर डेफिनेशंस आपको सेक्शन 2 में या सेक्शन 3 में जो भी डेफिनेशंस मिलेंगे, वो सारे के सारे डेफिनेशंस आपके गवर्न करेंगे पूरे के पूरे लॉ को। दे विल मीन द सेम वे इन द पर्टिकुलर लॉ। अब डेफिनेशंस यहाँ पर क्यों आपको क्लियरली दिया हुआ रहता है, ताकि आपको बार बार उसी चीज को डिफाइन नहीं करना पड़े, लॉ के अंदर रिपीटेशन नहीं हो। तो कुछ वर्ड्स जो है जो बार बार आपके रिपीट होते रहेंगे, उसको आप क्या करते हो, उसको आप डेफिनेशंस वाले कॉलम के अंदर डाल के छोड़ देते हो और वहां पर आप उसको बार बार रिपीट नहीं करते। ठीक है, यू डोंट रिपीट द सेम थिंग। और अगर डेफिनेशन क्लॉज साइलेंट, मतलब कोई वर्ड है जो डेफिनेशन क्लॉज में नहीं है, तो फिर हमने जनरल क्लॉजेस एक्ट में देखा ही था, लास्ट वाला जो अपने पास वर्डिंग होता है
सेक्शन हम उसको फॉलो करते हैं और वहां से फिर आगे उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब डेफिनेशंस जो है वो ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में आपको मिलेंगे। डेफिनेशंस विद मीन्स, डेफिनेशंस विद इंक्लूड्स, डेफिनेशन विद बोथ मीन्स एंड इंक्लूड्स। ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे अलग अलग डेफिनेशन है। एवरेज प्रोस्पेक्टस तो यहाँ पर मीन्स आ गया, एंड बुक्स एंड पेपर्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंक्लूड्स आ गया। फिर आपके पास आता है प्रोवाइसो। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि प्रोवाइसो इज व्हाट, दिस इज एन एक्सेप्शन टू द मेन प्रोविजन, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं प्रोवाइसो। लग रहा है रिपीटेड है ये तो सर, आप हम कंपनीज लॉ पढ़ते वक्त ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या सर, ये रिपीटेड हो रहा है? और मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जिस दिन हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ेंगे उस दिन आपको ऐसा ही फील होगा कि सर ये तो सब रिपीटेड प्रोविजंस है जो हम यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं। फिर आ जाता है आपके पास illustrations एंड explanations। सो illustrations एंड explanations बेसिकली क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज को, लॉ को समझने में हेल्प करते हैं। अगेन आपको मैं यहाँ पे सेबी रेगुलेशन ही दिखाता हूँ। तो सेबी रेगुलेशन में आपके पास है डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब अगर आप डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स को देखोगे तो यहाँ पर प्राइस, डीलिस्टिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा उसके बारे में दिया हुआ है। फिर आप अगर देखो तो टुवर्ड्स द एंड यहाँ पर आपको इलास्ट्रेशन भी दिया है, ये देखो टुवर्ड्स द एंड इलास्ट्रेशन भी दिया है यहाँ पर, और उसमें बताया कि देखो कैसे प्राइस कैलकुलेट होगा। तो ये फाइनल ऑफर प्राइस है, तो ये फाइनल ऑफर प्राइस कैसे आया उसका एक इलास्ट्रेशन यहाँ पर आपको पूरा मेन प्रोविजन में उठाकर दे दिया गया है, राइट। तो ये इलास्ट्रेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस आर ओनली टू मेक द लॉ अंडरस्टैंड वहां पे, ठीक है। एंड डेफिनेटली दे आर part of the statute and they help to furnish some indications of the presumptions and intentions of the legislature। फिर आते हैं exceptions and savings clause। तो ये बेसिकली आपको बताते हैं कि पुराने लॉज जैसे है, ठीक है, वो मतलब बेसिकली एक्सेप्शंस क्रिएट करके रखते हैं कि so this is for the purpose of adding exceptions to an enactment excepting something which otherwise would fall into the ambit of main definition। तो कई बार आप नहीं देखते हो excludes और excluding, राइट, या एक्सेप्शन। जैसे आप वहां पर देखो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन, देखो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन के अंदर आप देखते हो एक्सेप्शन क्रिएट करके रखा है कि ये नहीं होगा। जैसे एग्रीकल्चरल लैंड है वो कैपिटल एसेट के डेफिनेशन के अंदर काउंट नहीं होगा। तो ये वही वाला पॉइंट आपके पास आ गया। और जो सेविंग्स वाला क्लॉज रहता है दैट इज फॉर रिपील। पुराने लॉ के लिए यहाँ पर आता है सेविंग्स। तो कल हमने पढ़ा था रिपील के बारे में जनरल क्लॉजेस एक्ट में। तो रिपील क्या करता है, पुराने एक्ट को डिलीट कर देता है। एक तरीके से डिलीट तो वर्ड गलत होगा, बट पुराने एक्ट को वो रिपील कर देगा, पुराने एक्ट को रिप्लेस कर देगा। सेविंग्स क्लॉज जो होगा ना वो क्या करेगा, कुछ प्रोविजंस पुराने वाले लॉ के अभी भी एप्लीकेबल होंगे, तो वो सेविंग्स क्लॉज होता है। रिपील इज बेसिकली when the old law is replaced with the new law, and savings clause is basically when some of the provisions of the old law is still not disturbed। ये जो वर्ड यहाँ पे दिया, it is still not disturbed, it is still in effect। guys clear, guys clear। ये वाला पॉइंट सेविंग्स क्लॉज के आगे मैं लिख लेता हूं some provisions of the old laws, right, some provision of the old laws still operative। आप बताइए ये क्लियर हुआ गाइस, ये क्लियर हुआ, राइट, ये क्लियर हुआ, ओके। फिर आता है आपके पास शेड्यूल्स। तो शेड्यूल्स बेसिकली आपके साथ इंसर्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर द पावर्स एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर आप देखो जैसे कंपनीज एक्ट है उसमें 7 शेड्यूल्स आपको यहाँ पर दे दिए। सो शेड्यूल्स अटैच्ड टू अ स्टैट्यूट, इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ इट एंड इट मस्ट बी रेड टुगेदर विद द लॉ, बट द एक्सप्रेशंस ऑफ द शेड्यूल कैन नॉट प्रिवेल अगेंस्ट द एक्सप्रेस इनैक्टमेंट। तो जो लॉ है उसको एक सुपरसीड नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये है कि शेड्यूल वहां पर एड ऑन करके उधर बता सकता है। फिर पंक्चुएशंस, दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट। फिर आता है नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लॉज। नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज का मतलब नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन, इसको हम बोलते हैं नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लॉज।
जिसका क्या मतलब होता है, इट गिव्स अ ओवरराइडिंग इफेक्ट। आया, इट गिव्स अ ओवरराइडिंग इफेक्ट कि भाई ये पर्टिकुलर क्लॉज अगर आ गया तो मतलब बाकी सारे लॉ साइड में हो जाएंगे। अब ये तो थे हमारे इंटरनल लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब आपके पास आ जाएगा क्या, अब आएगा आपके पास एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन मतलब लॉ के बाहर। तो कंपनीज एक्ट के विद इन, ये सब कंपनीज एक्ट के विद इन थे। अब कंपनीज एक्ट के बाहर अगर मुझे कुछ इंटरप्रिटेशन करना है लॉ को, तो मैं किसका किसका हेल्प ले सकता हूँ? आई कैन टेक हेल्प ऑफ द डिक्शनरी। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख सकता हूँ कि कोर्ट्स में क्या हुआ था, किस तरह से इसको इंटरप्रेट किया गया था। मैं पार्लियामेंट हिस्ट्री देख सकता हूँ, जो वहां पर उनका डिस्कशंस हुआ था उन सबको। एंड रेफरेंस टू द अदर स्टैट्यूट, जैसे जनरल क्लॉजेस एक्ट या फिर पर्टिकुलर किसी वर्ड का मीनिंग कहीं और हम देखेंगे तो उसको भी हम देख सकते हैं। ये देखो रेफरेंस टू द कमिटी रिपोर्ट्स, मैं उन सब चीजों को देख सकता हूँ। कई बार बड़े केसेस में मैं क्या कर सकता हूँ, फॉरेन डिसीशंस और इन सबको भी देख सकता हूँ। और स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो रहता है मैं उसको भी यहाँ पर चेक कर सकता हूँ कि इस लॉ को लाने का क्या कारण था। तो ये सब हो गए आपके एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन, राइट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इट इज वेरी वेरी सिंपल। जस्ट गो थ्रू योर मॉड्यूल, ठीक है। और इसमें अगर कुछ आपको पॉइंट लगेगा तो आई विल डिस्कस, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपको मोस्टली सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर्ड मिलेंगे। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको कवर्ड मिलेंगे। जस्ट एक बार आप इसको मॉड्यूल से रीड कर लेना। एंड अल्टीमेटली आप ये देखो यहाँ पर जो हमने पॉइंट बनाए हैं, ये जो मैंने आपको दिया इसमें सब कुछ ब्रीफली आपको दिया हुआ है। तो एग्जाम पर्पज से आप इसको रेफर कर सकते हो। ओके, क्लियर? ओके, देन एक काम करते हैं, लेट्स रैप अप द लेक्चर। आप आराम से इसको रिवाइज करो, अब पढ़ो। मेरा नेक्स्ट लेक्चर अब आप लोगों के साथ होगा फ्राइडे को। ओके, ये सेव करके मैं ड्राइव पे वापस से डाल देता हूँ। ओके, चलिए देन, टेक केयर, बाय बाय।